और बात करेंगे तीसरी शपथ की। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत हासिल हुई है। दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए के दलों ने अपना नेता चुना है। रविवार शाम 7:15 के करीब मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। इसी को लेकर देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मोदी 3.0 एक बार फिर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ लेंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही देश नहीं चलाते, देश चलाता है पूरा मंत्रिमंडल, कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री। और आज हम जबलपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से चेहरे होना चाहिए मतलब भारत के मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में। क्या एक्सपेक्टेशन है इस शहर के लोगों की, उन्हें किन नेताओं से, किन मंत्रियों से क्या क्या उम्मीदें हैं, ताकि हमारा मध्य प्रदेश और हमारा शहर विकास कर सके। हिमांशु खरे जी हमारे साथ हैं, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं और व्यापारियों के एक बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमांशु जी, क्या देखना चाहते हैं आप 3.0 में? ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि 3.0 जो सरकार है वो कोalition की सरकार है। इसमें मोदी जी की सरकार को या भाजपा को बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं प्राप्त है। कोalition की सरकार भारत में पहले भी रही हैं और सिर्फ एक सरकार कोalition की पूरे 5 साल चली जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और वो सरकार बहुत स्मूथली चली। इस बार क्या हो गया है कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो देश में काफ़ी उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। रीजनल पार्टी के स्ट्रॉन्ग होने से और उनकी बार्गेनिंग पावर मजबूत होने से अब की स्थिति ये है कि सरकार के लिए स्मूथ सेलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है। देश को चाहिए स्टेबल सरकार। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाए देश में, 30 लाख करोड़ अगर डूबते हैं शेयर मार्केट में, वो कैसे रिकूप होंगे? क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो विश्वसनीयता होती है वो सरकार पे होती है, स्टेबल सरकार पे होती है। अगर सरकार स्टेबल नहीं होगी तो विदेशी निवेशक मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए इनको अब ये चाहिए जो मुद्दे हमारे जिनका सरोकार पूरे देश से हो, एक विशेष वर्ग से ना हो, विशेष कम्युनिटी से ना हो, ऐसे मुद्दों को दरकिनार रखते हुए डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिव इश्यूज़ को ही देश में चलाना चाहिए ताकि इनकी सरकार चले। साथ ही साथ जो केपेबल लोग हैं, जो जैसे फॉरेन मिनिस्टर को लेके आए आप, या आप हरदीप पुरी जी को लेके आए, या इस तरह से और भी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंट पीपल हैं उनका आपने मिनिस्टर बनाया, जैसे मनमोहन सिंह जी पहले थे। तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आपको रखना होगा। लेकिन बात फिर वही आती है, क्या कोalition में जो सीट समझौता हुआ है, जो मिनिस्ट्री की बर्थ का जो समझौता हुआ है, क्या वो अलाउ करेगा कि हम अपने कॉम्पिटेंट लोगों को मिनिस्ट्री में ला पाएँ? तो इस तरह से ये सरकार को कोशिश करनी होगी कि जनरल मुद्दों से हट कर कंस्ट्रक्टिव नोट पे काम करें और टैलेंटेड लोगों को जगह दी जाए। अपने कोटे को भले कम करना पड़े वो करें, लेकिन अदर पार्टीज़ में अगर टैलेंट है उनको भी जोड़ा जाए और स्टेबिलिटी का एक दिशा और दशा तय की जाए। हिमांशु जी का कहना है कि अब जो मोदी की नई सरकार बनने वाली है उसमें चेहरे और लोकप्रियता नहीं, योग्यता को मौका दिया जाना चाहिए। संदीप भूरा जी बड़े व्यवसायी हैं, ज्वेलरी का आपका बड़ा व्यवसाय है, क्या सोचते हैं आप, किन चेहरों को और कैसे लोगों को आप मंत्रिमंडल में देखना पसंद करेंगे? जैसा कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, गठबंधन की सरकार आई हुई है और पूर्ण बहुमत का अभाव है। इस अभाव में जिस तरह से हम चाहते हैं वो चीज़ पूरी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो अपना दबदबा कायम रखेंगी। वो किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि अच्छी निष्ठा जो है वो हमसे छूट जाए। लेकिन ऐसे समय पे मोदी जी एवं उनके सहयोगी दल जो हैं, यदि वो देश के विकास के लिए बात करते हैं, वास्तव में जो उन्होंने एक नारा लिया हुआ था स्वर्गांगी विकास, मतलब सब तरह से हम देश में आगे बढ़ें, एक अच्छा सुशासन हो, साथ में देश की आर्थिक व्यवस्था जो 9वीं से 5वीं पे आई और 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यदि वास्तव में यह नारा वह
साकार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अभी वर्तमान में जितने भी मंत्रिमंडल में आने वाले जो हमारे मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो सकारात्मक होने चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए और देश के विकास को मजबूत करते हुए अपने विचारों का समर्पण करते हुए आगे बढ़े। इस तरह की मंत्रिमंडल में अपने सांसदों को आना चाहिए। बिल्कुल, कोई नाम आप सोचते हैं कुछ लोगों के विषय में कि इन्हें तो मंत्रिमंडल में होना ही चाहिए? अब ऐसा तो कोई नाम नहीं है मेरे अभी दिमाग में, लेकिन बस मैं यही चाहूँगा कि आर्थिक विकास, देश का संपूर्ण विकास, जो आज मोदी जी जिस सोच विचार से 2014 में आए हुए हैं, वो सब जानते हैं अच्छे से और देश की जनता भी जानती है, क्योंकि देश की जनता को जो सब बातचीत को दौरान पे सब कहा गया हुआ है। और निश्चित रूप से जैसे हम आज के वर्तमान नेताओं को यह समझना चाहिए कि आज की राजनीति विकास की राजनीति है। यदि हम विकास की राजनीति में हम उतरते हैं तो निश्चित रूप से देश को हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब एक और ऐसा मंत्रिमंडल हमें चाहिए है जो बिना भ्रष्टाचार के देश को विकास कर सके। हमारे साथ प्रख्यात रंगकर्मी हिमांशु राय जी हैं और हिमांशु राय जी का एक कॉलम है डोरी लाल की चिंता। तो ये चिंता करते रहते हैं पूरी दुनिया की। तो हिमांशु जी, आपने मंत्रिमंडल की चिंता भी की होगी। कैसा मंत्रिमंडल चाहते हैं, किन लोगों को चाहते हैं? ये जो चुनाव अभी हुआ, इसकी एक खासियत थी कि कांग्रेस ने अपना एक बड़ा घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें लगभग हर मुद्दे पर कुछ बात कही गई थी, और बीजेपी ने भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बहुत एक छोटा सा मतलब लगभग कोई मुद्दे की बात नहीं की गई थी। चर्चा केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र की होती रही। जो राजनीतिक भाषण भी हुए इस चुनाव के दौरान, उसमें कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो पॉइंट वाइज थे। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अग्निवीर के बारे में, रक्षा सौदों के बारे में, हर चीज़ के बारे में। लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए वो भावनात्मक ज़्यादा थे और उनमें इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं कही गई थी। इसीलिए अब जब सरकार बनी है, हमारे देश की राजनीति का एक दुर्भाग्य ये भी है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सोच है ही नहीं। कभी भी हम किसी क्षेत्रीय दल के नेता को किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करते देखते ही नहीं। तो यदि ये मंत्रिमंडल में आ भी रहे हैं तो हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये तो एक तरह से बंटवारा है कि हमें भी हमारा हिस्सा दिया जाए, इस तरह का मंत्रिमंडल है। हिमांशु जी, अभी जो पिछले 10 वर्षों में कुछ मंत्री रहे होंगे जिनको शायद उनके काम से आप प्रभावित हुए हों, या आपको लगता है ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलना ही चाहिए, भले कोalition गवर्नमेंट हो या भाजपा की मजबूरी हो? जो पिछले 10 साल में जो मंत्री रहे, आप खुद भी याद करेंगे कि जो मंत्री रहे उनमें से कौन सा मंत्री है जिसको याद किया जा सके। एक मंत्री थी जो अकाली दल की थी, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उसकी सबसे ज़्यादा तारीफ हुई है इन 10 सालों में। वो छोड़ के भी चली गई थी, रिज़ाइन किया था उसने, क्योंकि अकाली दल ही अलग हो गया था। लेकिन बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत दयनीय स्थिति। किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर बन गए थे, वो उनकी योग्यता केवल एक लॉ ग्रेजुएट की थी और वो लॉ मिनिस्टर थे, और उन्होंने इतनी हास्यास्पद बातें कही, इतनी अजीब बातें कही जो उस पोस्ट की गरिमा के अनुकूल ही नहीं। हमारा जो ये वित्त मंत्री हैं, ये तो लगभग डांटती रहती हैं, किसी बात का जवाब नहीं देती। और अब तो नई नई चीज़ें आ गई। उनके पति ही अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने क्या नहीं कहा इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में यदि अर्थ मंत्री बनता है
तो उसको बताना चाहिए कि देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या पोजीशन है, भुगतान संतुलन की क्या पोजीशन है, मैन्युफैक्चरिंग की क्या पोजीशन है, हमारे एक्सपोर्ट्स की क्या पोजीशन है, इंपोर्ट्स की क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ें रेलवे भयानक घाटे में है और हम अमृत भारत और कौन कौन सी ट्रेनें चला रहे हैं जो सब घाटे में चल रही। तो इसलिए और धीरे धीरे चलते चलते ये हो गया है पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के अलावा कोई मंत्री नहीं। हमारे साथ वित्त के भी विशेषज्ञ चार्टर अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल जी, क्या कहते हैं आप भारत की वित्तीय व्यवस्था और जो शेयर बाजार है, मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर आपका क्या रुख है? कौन होना चाहिए मंत्री? देखिए, सरकार बन चुकी है और मंत्रिमंडल तय होना है और हमें उम्मीद भी अब जो आज की सरकार है उसी से ही उम्मीद है। बात यह है कि वित्तीय क्षेत्र में जो व्यापार में सबसे बड़ा इशू आता है वो व्यापारियों के लिए अनुपालन क्षेत्र में आता है। अनुपालनों की भरमार इतनी हो गई है लॉ में, जिसके लिए बार बार वित्त मंत्री से बोला जाता है, फिर वित्त मंत्री उसको रिवर्ट बैक करती हैं अपनी डिसीज़न को। आज एमएसएमई को 45 दिन के पेमेंट वाला एक ऐसा बड़ा इशू है जो अभी भी उनके विचाराधीन है, जिससे एमएसएमई बहुत सफ़र कर रही है पेमेंट के मामले में, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री बोलती कि हम 45 दिन में पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो एमएसएमई से बिज़नेस करना छोड़ रही हैं। तो उसके लिए प्रावधान करने की ज़रूरत थी कि भाई टाइम 2 महीने किया जाए, 3 महीने किया जाए, जिससे सब व्यापार बचे रहे। तो एक तो इशू हमारे पास ये है कि जो व्यापार है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए एक मजबूत नीति पॉलिसी बना जाए। जो एमएसएमई मिनिस्टर है वो एक पिछले बार की गवर्नमेंट में नारायण राणे थे, जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। तो एक हमारा सुझाव है कि एमएसएमई मंत्री एक अच्छा एक मिनिस्टर होना चाहिए जो वित्तीय और कॉमर्स क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है सरकार से कि जो अर्थव्यवस्था में इश्यूज़ आ रहे हैं, खासकर पेमेंट्स को लेके, खासकर जो जनधन ट्रांसफ़र्स अकाउंट हैं वो अभी भी लोगों तक नहीं जा पा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र उतने मजबूत नहीं है, खाते अभी भी एनपीए हो रहे हैं। जो हमारे मुद्रा योजना के लोन अकाउंट्स है, सरकार उसका हमेशा बखान करती है कि हमने काफ़ी बांटे हैं, बट आज ज़्यादातर खाते वो एनपीए हैं, उनका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है। तो क्या प्रोडक्टिव यूज़ करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? तो आज सबसे ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छा वित्त मंत्री जरूर अपॉइंट करना चाहिए। अब जो सरकार मैं देख पा रहा हूँ उसमें मुझे पीयूष गोयल जी एक अच्छे लगते हैं कि ऑप्शन कि उन्हें वित्त मंत्री का प्रभार देना चाहिए, ताकि वित्त की स्थिति लोगों तक पहुँचे, जन सामान्य तक पहुँचे। स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, आवागमन का क्षेत्र है। जैसे इन्होंने पिछले वक्ता ने बताया कि रेलवे की हालात ऐसे हैं, अश्विनी वैष्णव सीरियसली फेलियर साबित हुए हैं जहाँ तक रेलवे मिनिस्ट्री का सवाल है। तो रेलवे मिनिस्ट्री क्यों ना नितिन गडकरी को दी जाए, जो कि आज सबसे सक्सेसफुल रहे हैं। तो नितिन गडकरी यदि रेलवे मिनिस्ट्री में आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक बहुत डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, एमएसएमई का क्षेत्र और खासकर टैक्सेशन क्षेत्र, जिसमें अनुपालन और कंप्लायंसेस के कारण हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार कदम उठाए। बिल्कुल, सरकार से उम्मीदें हैं कि अब एक ऐसा मजबूत वित्त मंत्री देश को मिले जो देश के अर्थतंत्र को सुधार सके। हमारे साथ प्रीति चौधरी जी हैं। प्रीति जी आईटी एक्सपर्ट है और महिलाओं के लिए भी आंदोलन करती रहती है। प्रीति जी, क्या चाहती है, कौन होना चाहिए अब इस मंत्रिमंडल में आपके मंत्रियों की लिस्ट में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। आई थिंक सबसे पहले तो हम 2 इश्यूज़ एड्रेस करना चाहेंगे और वो है महिला और नवाचार के बारे में। आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो कोई ख़ास शख्सियत तो ऐसी दिमाग में नहीं है, बट जो कमी हमें दिखाई देती है इन दोनों एरियाज़ में वो ये है कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं पर वो कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि चाहे वो महिला उत्थान का कारण हो, चाहे वो नवाचार का क्षेत्र हो, हम जो कहें अब उसको हमें ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी तौर पर करना है। जो भी करे वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी इस बात को है कि एग्जीक्यूशन फोकस होना पड़ेगा।
अब जहाँ तक विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देने के लायक हैं। पहली तो ये है कि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, यानी ऐसी चीज़ें हों जो कि उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना पाएँ। दूसरी चीज़ें ऐसी हो कि पॉलिसी मेकिंग इस तरह की हो कि उनकी विशेष जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ये नहीं चाहते हैं हम कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए या हमको किसी तरीके से कमतर समझा जाए, बट समकक्ष रखते हुए दोनों जेंडर्स को कुछ पॉलिसी ऐसी बने जो कि उनको उनका जो स्थान है समाज में, आर्थिक इकोनॉमिक सोसाइटी में, वो पॉलिसीज़ भी उसमें काम दें। तीसरी बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ उस मजदूर महिला के लिए, बट उस महिला के लिए भी जो लीडरशिप में है और जो बोर्ड रूम में बैठी है। कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं जल्दी से एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की। वहाँ भी ऐसा है कि संभावनाएं अपार हैं। अभी हम पूरी तरह से जो हमारे भारत के टियर 2 से टियर 5 तक के, जिसमें हमारा शहर जबलपुर भी शामिल है, वहाँ की जो शख्सियतें हैं, वहाँ के जो टैलेंट हैं, उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं, जो सारी स्कीम्स हैं, वो ज़मीनी तौर पर यहाँ के लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही हैं। वो किसी न किसी तरीके से इंडिया के जो बड़े 10 या 20 शहर हैं वहीं तक सिमट कर रह जा रही हैं। तो हमारा ये कहना, ये सोचना है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण किया जाए, मीनिंग किसी एक जगह को केंद्र ना बनाकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो फंड हो, चाहे पैसा हो। ऐसा विकेंद्रीकरण करने से सभी जगहों का सर्वांगीण विकास होगा। तो इन दो मुद्दों पर हम अपना वक्तव्य कहना चाहते थे। धन्यवाद। बिल्कुल प्रीति का सही कहना है कि अब देश में जो छोटे शहर हैं उसके टैलेंट को अब ऊपर लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और केंद्र सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो भी हमारे नए मंत्री बनेंगे, जो बी ग्रेड और सी ग्रेड शहरों तक पहुंच सके। हमारे साथ मुनींद्र मिश्रा जी हैं, उद्योगपति हैं, उद्योग चलाते हैं। कैसा उद्योग मंत्री चाहते हैं आप? हम ऐसा उद्योग मंत्री चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि हमें आप सवाल के लिए बुलाएं। हम ऐसा उद्योग मंत्री चाहते हैं कि हमें सब्सिडी में, पिछले सरकार में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रही थी योजना, लेकिन 2 साल से करीब करीब बंद चल रही है। ऑटोमोशन पर हम लोग को मिलता था सब्सिडी, वो 2 साल से वो पोर्टल ही बंद है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं हो रही है। तो उसमें 15% हम लोगों को भरोसा मिलता था कि ऑटोमोशन, मतलब जैसे कि PLC मशीन वगैरह लगाते हैं तो उसमें महंगा कॉस्ट पड़ता है, तो गवर्नमेंट 15% हमें उस पर रिम्बर्स कर देती। तो वो 2 साल से बिल्कुल नहीं मिल रही, हम लोग वेट कर रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गए, कोरोना के टाइम से भी पहले से। अब हम चाहते हैं कि एक और चीज़ चाह रहे हैं कि हमें जो सब्सिडी सैंक्शन होता है उसकी भी गारंटी टाइम में होना चाहिए, क्योंकि हमें तो उस लोभ से, उस सोच के चलते कि हमको प्रोत्साहन नीति के तहत हमें पैसा मिलेगा, तो हम आगे चल करके हमें उस पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसका कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं होता है। सैंक्शन होने के बाद भी 2 साल, 3 साल, 4 साल कब मिलेगा, और कभी कभी किस्तों में थोड़ा एक किस्त आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग को भी इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो अच्छे से अच्छा मिनिस्टर अगर आएंगे तो हम लोग के बारे में भी समझेंगे, जो उद्योग के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो ऐसा चाहते हैं हम लोग। अब आपके तो नज़दीक के ही उद्योग मंत्री रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला के, आपने कभी उनसे चर्चा नहीं की? वो मिलते भी बहुत कम है हम लोगों से, और अभी उनका वो तो इस बात में उसमें भी चले गए थे जी, तो हम लोग जी हाँ, तो हम लोग को जब भी एक गडकरी जी थे तो कुछ उम्मीद ज़्यादा था। उद्योग विभाग और उद्योग से संबंधित लोगों का कहना है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए। सब्सिडी एक लिमिट तक मिलती है, लेकिन उद्योगों को अपने पैरों पे कैसा खड़ा किया जाए, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मनु तिवारी जी होटेलियर हैं और पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, तो मनु क्या चाहते हैं आप, कैसा मंत्री होना चाहिए और कौन हो सकता है? देखिए, ये जो आपने पहला बोला कि मोदी 3.0 सरकार है,
ये कोई पिक्चर होती है, जब लॉन्च होती है तब 3.0 कहलाती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है। ये मोदी जी की आज नहीं पा रही है। मेरे हिसाब से 2.5 सरकार होनी चाहिए, 2.5 आखिर प्रेम की सरकार होनी चाहिए, गांधी की सरकार होनी चाहिए। बात करते हैं गांधी जी की, पूरे देश में दुनिया में घूम के गांधी को प्रणाम करते हैं और देश में कुछ और बातें करते हैं। प्रेम की सरकार होनी चाहिए। रही बात कुछ वित्त की, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें ये बोला गया था जब 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो चुका होएगा तो इसके सॉल्यूशंस हमें दे दिए जाएंगे, जिससे कि लगभग 60 to 70% जनता इस दायरे से बाहर आ जाएगी और कलेक्शन उसके ऊपर चला। आज कलेक्शन 2 लाख करोड़ छू रहा है और जनता पे और शिकंजा कस दिया गया है जीएसटी का। आम आदमी को उससे दूर करें टैक्स रिटर्न से। जीएसटी की चोरी, व्यापारी चोर नहीं है, आप जिस निगाहों से देख रहे व्यापारी चोर नहीं है, उसको सरलीकरण कर दें, टैक्स भरपूर लें। और एक छोटी सी चीज़ इसके साथ साथ ये जुड़ेगी, 70 सालों की बात भी होती है। ये 1952 में जब हमारी फुटबॉल खेलने हमारी टीम ओलंपिक्स जाती है तो नंगे पाँव खेलती है। 1956 में जब ओलंपिक्स खेलती है तो टूटे फूटे जूते पहन के खेलती, लेकिन खेलती ज़रूर है। ये पिछले 10 सालों से हमारी टीम ओलंपिक्स भी नहीं खेल पा रही है। तो ये ज़रूर है कि खेल मंत्री जो पता नहीं कैसे कैसे अभद्र बयान कई बार दे देते हैं, लेकिन खेल पे ध्यान दें, खेल भावनाओं के साथ अपने बयान दें। हार जीत चलती रहती है, लेकिन गोली मारने की बात ना करें, खेल खेलने की बात करें। और एक जैसे मंत्री कैसा होना चाहिए, तो आप सरकार ने लगातार देखा है महिला बाल विकास मंत्री कैसे, ऐसे मंत्री नहीं चाहिए, प्यार वाले मंत्री चाहिए। मंत्री वो हो जो आंसरेबल हो, मंत्री कोई भी आए वो उत्तरदायी हो जो उसने योजनाएं लाई हैं। और सूरी जी से माफ़ी चाहूँगा, पूरी जी से बात जरूर करूँगा, सरकार अपनी कोई भी पॉलिसी लाए, हमें बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए थे, कृपया बुलेट ट्रेन दे दें। 100 स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए थे, कोई नई पॉलिसी नहीं लाए, कृपया 5 स्मार्ट सिटी कंप्लीट कर दें। 10 साल हो गए, हम भारत देखना चाहते कि चंडीगढ़ के बाद कोई 5 सिटी स्मार्ट सिटी तो इनके साथ हम बात करना चाहिए। पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं जबलपुर और आसपास में, लेकिन पहाड़ों को जिस हिसाब से छलनी कर दिया गया है, आज एक टूरिस्ट 24 घंटे कार में बैठा रहता है और उसकी मौत हो जाती है। आप उसकी उत्तरदायी किसी को नहीं बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमने पहाड़ खोल नहीं दिए, पहाड़ खोद दिए। तो उत्तरदायी बनाएं अपनी सरकार को। सिर्फ एक मंत्री झंडी दिखाते रहता है, ट्रेनों को लॉन्च करता है। बच्चे से आज पूछें, ये ज़रूर पूछे, 5वीं क्लास के बच्चे से जीके का क्वेश्चन होता था कि हमारा लेबर मिनिस्टर कौन है, बच्चा बताता था। हमारा उद्योग मिनिस्टर कौन है, बच्चे को मालूम होता था। रेलवे मिनिस्टर कौन है, नहीं मालूम होता था। आज बच्चे को कोई भी पूछे, प्रधानमंत्री जी का नाम लेके बोलते हैं हमने तो सिर्फ उन्हीं को देखा है। तो ये वाली सरकार ना रहे, 2.5 आखिर प्रेम कबीर और गांधी की सरकार रहे। बिल्कुल ऐसी सरकार चाहिए जो सबको लेकर साथ में चलेगी। और अब इस सभा के अंत में मैं हिमांशु जी से फाइनल कमेंट्स चाहता हूँ। हिमांशु जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, सभी ने अपने बहुत अच्छे सुझाव पेश किए। एक मोदी सरकार में एक स्कोर कार्ड दिया गया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ था मिनिस्टर्स का। तो उस परफॉर्मेंस अप्रेजल पे जिसका स्कोर अच्छा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन या उनकी क्या कहाँ से वो आते हैं, किस दल के हैं, परफॉर्मर यदि अच्छा है तो उनको मौका मिलना चाहिए। हर कैबिनेट में होम, डिफेंस, MSME, HRD और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं जो गडकरी जी के पास अभी है, ये प्रमुख 4-5 विभाग हैं जिसमें सभी लोग, और ये कोalition सरकार में सब लोग ये डिपार्टमेंट चाहेंगे। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाए जो सच में कुछ परफॉर्मर हो, उसने अपने रीजन में अच्छा परफॉर्म किया हो, तब उसको नेशनल में अपग्रेड करिए। और हमारे इनके जो टीम के जो अच्छे मिनिस्टर्स हैं उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। लूज टॉकर्स को, जिस तरह की लोग महिला बाल विकास मंत्री रही हों या और भी लोग रहे हों, नॉन परफॉर्मर्स रहे हों, अपीजमेंट की बात करना कि हम प्राइम मिनिस्टर को किस बात से खुश कर सकें वो बातें करें, अब वो समय नहीं है। आपके चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को इतना सिमटा दिया है कि सदन की कार्रवाई भी सब लोग देखते हैं, समझते, सुनते हैं। वहाँ समझ में आता है कि कौन परफॉर्मर है, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो जनता का जो स्कोर कार्ड है इतना क्लियर हो चुका है कि वो अपने आकलन से देख रही है कि कौन मिनिस्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव हो सकता है, उनकी डिस्क्रेशन हो सकती है, और जनता की बात उनको स्वीकार करना और सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता ने ही एक झटका दिया है और अब जनता की बात सुनी जाएगी और सुनी जाती रही है। मिनिस्टर्स, आप सबका कहना है कि ऐसे होने चाहिए जो जनता के बीच से निकले हों और जनता की बात सुनते और जानते हों। निसंदेह भारत की प्रगति और उन्नति इन्हीं लोगों के हाथ पे है, इसलिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है।
यदि हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना है तो मोदी मंत्रिमंडल का जो तीसरा गठन हो रहा है 3.0 आएगा मोदी का, उसमें हर मंत्री वो किसी भी दल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, उसे पूरे देश को साथ में लेके चलना पड़ेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।